Students, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good Good morning, ma'am. morning to you all. I hope you all are safe and well. Yes, ma'am. This is my first class, and I hope you know the subject of your BBA No, ma'am. 5th, that is e-commerce. Okay. You are the subject teacher of e-commerce. Yes, Okay. What's your name? Vandana Verma. Vandana. Okay. Let's start this from the syllabus of your e-commerce first. But before that, I'm going to give some instruction regarding your online classes. Okay, so please read it carefully. I'm going to present my screen first. So this is your instructions. So please read it carefully. First, join your class as per your schedule. Please keep your mic mute. जब तक कि आपको बोला ना जाए उसे अनम्यूट करने के लिए और until और unless अगर आपके पास कोई क्वेरी है then ठीक है you need to mark your attendance on the chat box पर always remember जब तक आपको फैकल्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस नहीं आते हैं अटेंडेंस मार्क करने के लिए आप उसे मार्क नहीं करोगे अदरवाइज वो काउंट नहीं किया जाएगा आई रिपीट जब आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे चैट बॉक्स में पुट करने के लिए अपने अटेंडेंस को तभी अटेंडेंस आप मार्क करोगे अटेंडेंस हमेशा आपका नाम आई मीन योर नेम योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड योर सेक्शन ये तीन चीजें नेसेसरी है योर नेम योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सेक्शन एम आई क्लियर Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. थैंक यू क्लोज कर दूं मैं इस विंडो को कुछ दिख ही नहीं रहा है मैम तो। स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा है नहीं मैम, आप ही का बस डिस्प्ले हो रहा है फेस। अच्छा जबकि स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ एनीवेज लेट्स चेक ओके यू आर प्रेजेंटिंग का या वंदना प्रेजेंटिंग का कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा है अभी आ रहा है। मैम प्रेजेंट हो रहा है आपका स्क्रीन। प्रेजेंट हो रहा है यस मैम। ओके थैंक यू सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करने हैं ड्यूरिंग योर सेशन Now I'm going to present the syllabus of e-commerce. You have only 3 units in this topic or chapter. ठीक है? The first one is introduction. जहां पर आपको ये एक्चुअली में आपको जानना है सिर्फ इतना ही नहीं जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ द प्रीवियस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स जिसकी वजह से ई कॉमर्स को लाया गया आई मीन ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स है ई कॉमर्स के जिसने मार्केट को इस तरह से कंट्रोल किया ठीक है दूसरा व्हाट इज ई बिजनेस एंड हाउ वी कैन कंट्रोल और कनेक्ट द ई बिजनेस विद द ई कॉमर्स सो द टुडे टॉपिक इज योर ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स बोथ ठीक है इसके अलावा आपको इंटरनेट के बारे में भी इसमें जानना है ठीक है जहां पर आपको ये because e-commerce is completely depends on the internet because the name is connected with e-commerce that is electronic commerce okay so basically all the concept are turned with the format of internet only so इसमें आपको इंटरनेट का चैप्टर भी इंक्लूड है
ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द ई कॉमर्स इंट्रोडक्शन। और सिलेबस डिस्प्ले हो रहा है। ओके, थैंक यू। Now we started from the fundamental. Basically, e-commerce is nothing but a way through we can easily conduct a business in a electronic form, or you can say when you use the telecommunication method, or you can use the way of internet to connect your buying and selling technology together is known as e-commerce. जब आप किसी भी चीज को खरीदने या बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज करते हो, तब उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। बिकॉज यहाँ पर आपका मार्केट आपके टेक्नोलॉजी, मतलब कि आपके कंप्यूटर, आपके नेटवर्क, आपके इंटरनेट से कनेक्ट होता है। Today's our world is completely depend on the format of internet. हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये दो चीजों के बिना यू कांट इमेजिन योरसेल्फ, आप अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने, इफ यू नीड टू बाय और सेल द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप उसे मैनुअली भी खरीद और बेच सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी खरीद और बेच सकते हो, जहां पर कहीं पर भी फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल अपीयर नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड एज व्हाट, ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स सिर्फ कंटेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि सर्विसेज और इंफॉर्मेशन के लिए भी जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई डिजिटल न्यूज पढ़ते हो या कोई नोटिफिकेशन आपके पास आता है रिगार्डिंग एनीथिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल बजट से रिलेटेड, तो वो क्या है, आपका सर्विस है। और इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई न्यूज रीड करते हो तो आप उसे किस कैटेगरी में पुट करोगे, सर्विस में या इंफॉर्मेशन में? एनीवन? अतुल प्रकाश? इन्फो में पुट करेंगे। इन्फो में पुट करोगे, एग्जैक्टली। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ a technology or a method of e-commerce, or you can say it is also related with the concept of your e-commerce. So e-commerce is not about the product only, it is not about the selling and buying technology only, it is about your service provided by your service provider and about the informations only also. ठीक है, तो बेसिकली ई कॉमर्स डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट और द एरा ऑफ इंटरनेट। जब इंटरनेट आया, जब इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, नेटवर्क का कनेक्टिविटी आई, तो उसको इनहैंस करते करते आज के डेट में हमें किसी भी कंटेंट को मैनुअली रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है। वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर वाया नेट। ठीक है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली और बेसिकली डिपेंड ऑन द concept or the technology of your computer. ठीक है, और e-commerce is nothing but a technique or you can say a service provided by your internet technology. e-commerce क्या है? एक ऐसा सर्विस है जो आपके इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, now the basic technique or the basic concept of e-commerce depends on different area or different category. For example, when you transfer your balance from one party to another party, you can use a net banking concept, mobile application, UPI. These all are defined as a term of e-commerce also. Supply chain management. See, supply chain management में क्या होता था? पहले जब आप किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे, तो उस केस में आपको उस प्रोडक्ट की सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था उसके सप्लाई को लेकर के, उसके सिक्योरिटी को लेकर के। बिकॉज मैनुअली आपको नहीं पता होता था कि कब उसका लॉक ओपन कर लिया जाएगा, कब उसे
यूज कर लिया जाएगा, वो सेफ है या नहीं है। पर आज की डेट में क्या होता है, हम डिजिटल लॉक यूज करते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट अपने डेस्टिनेशन को रीच करता है, हम उस डिजिटल लॉक को ये चेक करते हुए कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। सिंपल सी बात है, डेस्टिनेशन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा ये हम कैसे चेक करते हैं, वाया जीपीएस, है ना। और जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन को पहुंचता है, जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आता है, हम क्या करते हैं, उसके डिजिटल लॉक को ओपन कर सकते हैं। सो आज के डेट में इन सब चीजों की वजह से सिक्योरिटी काफी ज्यादा एनहांस हुई है, काफी ज्यादा पावरफुल हुई है। हमें इस बात का डर नहीं होता है कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है या अनसेफ है, उसे कोई और तो नहीं ले जा रहा है, उसका कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है। So basically, these are the terms which are actually connected with your e-commerce. Am I clear? Yes, ma'am. Okay. Now the internet marketing. The next term which is connected with your e-commerce is internet marketing. And what is internet marketing? Please give me an example of internet marketing. Content writing, blog writing, advertising on social sites. Okay. Advertising on social site. पर आपको क्या पता है कि इन सब चीजों का, लाइक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का, तो आपको पता है कि कौन कौन से डिमेरिट्स होते हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कोई डिसएडवांटेज कभी किसी ने सुने? एनीवन? क्योंकि देखो ये सारी एग्जांपल्स जो है ना, वो आपके रियल लाइफ से आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए आपको बहुत सारा पढ़ना है या बहुत कुछ करना है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम सभी जानते हैं, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले मतलब जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकालती थी, तो उसका बिड पास करने के लिए लोग अपने अपने बिड का अमाउंट फॉर्म में फिल करते थे, उसे एनवेलप में बंद करते थे और ड्रॉप करते थे। पर आज के डेट में वो नहीं होता है, ठीक है। आज क्या होता है, आज के डेट में डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, जिसको कि हम लोग ई टोकन भी कहते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, एनवेलप होने की वजह से कौन कितना बिड डाल रहा है ये पता चल जाता था, ठीक है। और अगला क्या करता था, उसे थोड़ा कम करके बिड डालता था, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट पास हो जाता था। और जो बेसिकली जो पहला पर्सन है उसका कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं होता था। पर अभी क्या होता है, ये सारे काम ई टोकन पे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गए हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गए। आपको एक फॉर्म मिलता है, ठीक है, उसके साइट पे आपको उसको फिल करना पड़ता है, अपने ई टोकन को यूज करना पड़ता है। ई टोकन का मतलब है, जैसे हम लोग का पेन ड्राइव होता है ना, वैसे ही एक डिवाइस सरकार, मतलब जब आप पे करते हो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद आपको एक डिवाइस देती है सरकार, जिसमें आपका एक जनरेटेड की होता है, ठीक है, मतलब कि एक पासकोड होता है। वो पासकोड आपका ई टोकन कहलाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम क्या बिट डाल रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन अगर कोई आपका इंटरनेट या आपका वो कंटेंट हैक कर ले, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो डेटा उसी वक्त, तो क्या होगा, आपका इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे चला जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये सारे क्या है, इनके डिमेरिट्स हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में आप लोग बहुत बार सुने हो, ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज जैसे ही ओटीपी शेयर होता है, वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली दूसरे आईपी एड्रेस पे ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली दीज आर द डिमेरिट्स। पर स्टिल ई कॉमर्स हमारे लाइफ को काफी इजी कर चुका है। नाउ इंटरनेट मार्केटिंग में अगर हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो क्या इसका भी डिमेरिट हो सकता है? यस और नो? यस मैम। क्या क्या कैसे? कुछ भी जो आपको पता। I'm taking example from YouTube. Most people will just skip the ad. बेसिकली सी, हाँ वो एग्जांपल सही है। जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो, Yes, and some apps like Spotify, people will not even listen to ad. exactly. And the second one is people can still store your data from that place, ठीक है। जैसे कि आज के डेट में आप ये सुन रहे होगे कि सर्वे हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं,
इतने लोगों पे 1000 लोगों पे सर्वे हुआ है रिगार्डिंग टेली हेल्थ या किसी भी ऐसा एप्लीकेशन जो कि मेडिकल से जुड़ा हुआ हो, कैसे हो रही है सर्वे? 1000 लोगों का डेटा अचानक से उसे कहाँ से मिल रहा है? या फिर अभी आपने ये जूम का पता नहीं आप सुना है या नहीं, जूम से डेटा काफी ज्यादा हैक हो रहे थे। तो ये सारे एक्चुअली जब आप किसी एडवर्टीजमेंट को अप्लाई करते हो, तो एडवर्टीजमेंट को अप्लाई करने के लिए यू नीड टू स्प्रेड दैट थिंग्स बिटवीन द पीपल, और जितनी बार वो क्लिक होता है उतना ही डेटा उसके पास चला जाता है। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिमेरिट। ठीक है, अगर आप किसी कंटेंट को ओपन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजन में किसी प्रोडक्ट को ओपन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपने उस प्रोडक्ट को जस्ट ऐसे ही देखा है और आपका इंफॉर्मेशन उस तक नहीं जा रहा है, यू आर टोटली रॉन्ग। जैसे ही आप किसी कंटेंट को नेट पे क्लिक करते हो, आपके आईपी एड्रेस के साथ साथ आपका वो इंफॉर्मेशन जो आपके साथ कनेक्ट है वो भी उनके साथ शेयर हो जाता है। ठीक है, बहुत लोग उस इंफॉर्मेशन को का मिसयूज नहीं करते हैं, पर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो उन इंफॉर्मेशन को मिसयूज करते हैं। सो बेसिकली इंटरनेट मार्केटिंग अगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं बुरा भी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सबसे रिस्की काम होता है आज के डेट में, बिकॉज अगर हम किसी भी कंटेंट को किसी भी कहीं पर भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर जैसे फोन पे से करो, यूपीआई से करो, या किसी भी चीज से करो, खास करके आउटसाइडर एप्लीकेशन से, तो वो हमारे लिए रिस्की होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगी, आपको आप लोगों को पता है या नहीं पता है, आप लोगों में से बहुत लोग जियो यूज करते हैं, यस और नो? यस मैम। ओके, तो आप लोग रिचार्ज भी जियो ऐप से ही करते हो कि बेसिकली हम लोग अगर जियो यूज करते हैं तो ज्यादातर जियो ऐप से रिचार्ज करते हैं। होता क्या है कि जियो ऐप का जो कार्ड सेविंग ऑप्शन होता है वो हमेशा ऑन होता है, इवन आप उसको ऑफ भी कर दोगे ना तो भी वो ऑन हो जाता है। ठीक है, हम रिचार्ज करने के लिए मान लो 500 का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन के लिए मैंने कार्ड यूज किया, वो क्या करेगा, बिना आपके परमिशन का वो कार्ड सेव कर ले। गलती से भी अगर आपका फोन हैक होता है, वो कार्ड डिटेल्स ऑटोमेटिकली दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं जो विदाउट योर परमिशन आपके इंफॉर्मेशन को सेव करने की फैसिलिटी देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐप होते हैं जो आपसे परमिशन लेने के बाद सेव करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो विदाउट परमिशन ही सेव करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये डिमेरिट है। अगर मेरिट है तो कहीं ना कहीं डिमेरिट है। मेरिट क्या है कि हम घर बैठे अपना फोन आराम से रिचार्ज कर सकते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें। और डिमेरिट क्या है, उस रिचार्ज की वजह से हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा भी कहीं ना कहीं जाके शेयर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI, which is a most important topic of your e-commerce. बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं, पर हाँ 1 से 2 या 3 क्वेश्चंस कंप्लीटली इससे कनेक्टेड होते ही होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब है जब आप अपने इंफॉर्मेशंस को वाया मेल, वाया व्हाट्सएप, ठीक है, या किसी भी चैट के थ्रू एक दूसरे को ट्रांसफर करते हो, दैट इज योर EDI। जब हम इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इमेज ही ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो इमेज कैसे ट्रांसफर होता है, वो आपके नंबर से आपके ISP पे जाता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आप एयरटेल यूज कर रहे हो तो वो पहले एयरटेल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर्स को कनेक्ट करता है। वो डायरेक्ट कभी भी, अगर फॉर एग्जांपल आपका सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही व्हाट्सएप है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो डायरेक्ट व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप कनेक्ट होता है। ISP डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते ही हैं, एंड दिस इज द बिग प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हम अगर एक डेटा ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे फोन में, तो बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन हमारे पास 4 कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वो डेटा 4 जगह होता है, एक हमारा सोर्स हो गया, एक डेस्टिनेशन हो गया, और अगर 2 ISP हैं तो 2 डिफरेंट ISP इंक्लूड होते हैं। So basically this is also a problem, but electronic data interchange में you can share your data very easily with others। हम अपने डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मेल ही
किसी को शेयर करना हो अभी का भी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, आपको अपना इंफॉर्मेशन देना है रिगार्डिंग एनी जॉब, इन दैट केस आप कौन सा यूज करोगे फॉर्मेट? ऑब्वियस सी बात है आप मेल करोगे, है ना? तो अगर आप मेल यूज कर रहे हो तो सपोज करो आप जीमेल से याहू पे किसी को मेल सेंड कर रहे हो, तो वो जीमेल और याहू, आई मीन गूगल और याहू दोनों के सर्वर पे सेव होगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गूगल के सर्वर पे होगा या फिर सिर्फ याहू के सर्वर पे होगा, ठीक है? सर्वर का, यहाँ पे सर्वर का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे आप लोगों के, मतलब हम सारे लोगों के सारे डेटा कलेक्ट होकर के स्टोर होते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो ना, वो उस जगह पे ले जाकर के क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। ये अलग बात है कि गूगल अपने प्राइवेसी को मेंटेन करता है और कभी भी यूजर्स के इंफॉर्मेशन को हार्म नहीं करता है। उसकी सिक्योरिटी भी इतनी हाई होती है कि अभी तक तो सुना नहीं गया है कि उसे हैक हुआ है, पर हाँ स्टिल उसके कुछ कंटेंट्स हैक हुए हैं बीच में, जैसे कि गूगल प्लस, ठीक है? सो अगर मेरिट है तो डिमेरिट भी है इसमें, क्लियर है? यस मैम। नाउ द नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी ई कॉमर्स जाना जाता है। ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम। ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम का क्या मतलब होता है? अच्छा, आप लोग गेम बहुत प्ले करते हो ना, गेम बहुत खेलते हो ना? ये सर नो? यस मैम। कौन सा गेम अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है आप लोगों के लिए? हेलो? पबजी मैम। ओके, आपको पता है कि ये सबको, आई मीन बेसिकली पूरे वर्ल्ड में ये इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में ये इंफॉर्मेशन कंफर्म है कि पबजी बहुत ही पॉपुलर गेम में काउंट होता है। और पबजी के पहले भी कुछ ऐसे, जैसे क्लास ऑफ कैन आई गेस, ठीक है, ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर थे। कैसे पता चलता है लोगों को कि यूजर्स इन गेम को इंटरेक्ट कर रहे हैं? एनी आइडिया? हेलो? Sayyid Ali Hassan. यस मैम। Are you there? Saurabh, please mute your mic. Sayyid? Hello? बोलिए ना मैम। Can you explain about the information or the data जो ये बताता है कि कितने यूजर्स कितने ऐप यूज कर रहे हैं, I mean ऐप की पॉपुलैरिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? अगर आप गेम खेल रहे हो सैयद, तो ये कैसे पता चलता है कि अच्छा इतने सारे लोगों ने इसी गेम को पसंद किया है? Excess use of MB and data, ma'am. Excess use of MB and data, exactly. इसके अलावा रेटिंग एंड रिव्यू मैम। आपको ये पता है, हाँ रेटिंग एंड रिव्यू, पर ये सब यूजर्स के होते हैं। पर ऐप का ओनर क्या करता है? ऐप का ओनर, जैसे जब भी आप लॉग इन करते हो, आपसे आपका नाम या आपका डिटेल लिया जाता है, यस और नो? हाँ मैम। लिया जाता है। हाँ। बेसिकली ऐप का ओनर उस डिटेल, आपको हमेशा याद हो, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि जब आप किसी भी ऐप को ओपन करते हो ना, और जैसे ही आप अपना नाम एंटर करते हो, ठीक है, एक तो ऐप ओपन होने के बाद आपका नंबर ऑटोमेटिकली उसके साथ शेयर हो जाता है, ठीक है? अगर आप अपना नाम एंटर करते हो तो उस नंबर के साथ साथ आपका नाम भी शेयर हो जाता है। तो बेसिकली ये जो डेटा है, ये डेटा एप्लीकेशन ओनर अपने छोटे से सर्वर में सेव करता है, मतलब अपने छोटे से डेटाबेस में। डेटाबेस एक ऐसा जगह है, या फिर आप कह सकते हो अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर which is able to collect the entire information taken by the application। मतलब कि वो जितना कंटेंट कैरी करेगा,
वो सारे कंटेंट को कहीं सेव करे इन एन यूनिक वे। यूनिक वे इसलिए क्योंकि डेटाबेस हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि डुप्लीकेसी ना हो, ठीक है। मतलब कि एक डेटा को आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप सेम टाइम एंटर कर रहे हो तो आपको तुरंत एक मैसेज आता है कि आपका ये डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसका सीधा मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं उसके पास है, इसलिए जैसे ही आप उस पर इंटर कर रहे हो तो आपका इंफॉर्मेशन प्रायर फीड इंफॉर्मेशन के साथ मैच किया जाता है, और मैच करने के बाद वो आपको क्या करता है, मैसेज करता है कि आपका डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जैसे कि कोई मेल आईडी या जैसे तुम्हारा फेसबुक आईडी, जैसे ही तुम अपना फेसबुक आईडी एंटर करते हो अगर वो यूनिक होता है इट विल बी ओके, चलो ठीक है यूनिक एंटर हो गया। लेकिन सेकेंड टाइम अगर आप वापस से साइन अप करते हो तो वो क्या करता है, आपका दिया गया इंफॉर्मेशन में अगर सिमिलरिटी है तो वो इंफॉर्मेशन के बारे में वो मैसेज प्रोवाइड करता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप उसे वापस से जनरेट नहीं कर सकते। सो इन दैट केस आपका सारा इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वहां पे सेव हो जाता है। इवन सेव ही नहीं होता है, अगर आप उस अकाउंट को डिलीट भी कर देते हो तो वो टर्मकेट वाले एरिया में चला जाता है। द एरिया ऑफ रिसाइकिल बिन इज डिफाइंड एज अ टर्मकेट इन डेटाबेस। क्यों? क्योंकि वो अलग तो कर दिए जाते हैं बिकॉज इनएक्टिव यूजर्स में उनको डाल दिया जाता है, लेकिन उन डेटास को हमेशा के लिए डिलीट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब जब कोई सर्वे होता है या कोई नया एप्लीकेशन बनता है या कोई नया डिवाइस बनता है, ठीक है, तो होता क्या है कि इन एप्लीकेशन ओनर से उन डेटा को खरीदा जाता है, ठीक है। आपका वो इंफॉर्मेशन विदाउट योर परमिशन वो कहाँ चले जाते हैं, उस एप्लीकेशन ओनर से दूसरे के पास चले जाते हैं, जहां पर वो इन इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके या इन इंफॉर्मेशन के सर्वे के अकॉर्डिंग एक नया एप्लीकेशन या एक नया डिवाइस जनरेट करता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन को पुट करते हो तो कभी भी आप उस एप्लीकेशन को हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी सिस्टम में अगर डेटा सेव करने के लिए या कुकीज सेव करने के लिए कभी कभी आता है कि ये डेटा आपको सेव करना चाहिए, आप उसे कभी सेव मत किया करो। डोंट मार्क योर अटेंडेंस। जब अटेंडेंस मार्क करना होगा आप लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि अटेंडेंस मार्क करने का टाइम आ गया है, उसके पहले का किया हुआ कोई भी अटेंडेंस नहीं काउंट होगा, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। सो डोंट पुट योर अटेंडेंस ऑन द चैट बॉक्स, ठीक है। सो बेसिकली ई कॉमर्स अगर इन कामों के लिए अच्छा है तो बुरा भी है, ठीक है। आई होप आप लोग को ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप अब क्वेरी कर सकते हो। हेलो, अभिषेक आनंद, you want to ask something? No, ma'am. Okay. कोई क्वेश्चन नहीं? आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि व्हाट इज ई कॉमर्स एंड व्हाट इज द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ई कॉमर्स एग्जैक्टली? आप लोग इतना इंटरनेट यूज करते हो, बेसिकली सारे लोग इंटरनेट यूज करते हैं, आज के डेट में तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको पता है कि आपको ये पता था कि इसका इतना मेरिट और डिमेरिट होता है। हमारे इंफॉर्मेशन हर वक्त जितने टाइम हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जितने टाइम हम फेसबुक पे किसी कंटेंट को लाइक और शेयर करते हैं, उतने टाइम हमारा इंफॉर्मेशन शेयर होते चला जाता है। इतना तो मालूम ही था। ओके, क्या आपको ये पता है कि अगर आप जैसे अगर आप जीमेल यूज कर रहे हो, ठीक है, जीमेल तो सबसे आई मीन मेल के अकॉर्डिंगली जीमेल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अस, पर जो इंफॉर्मेशन हम जीमेल में यूज करते हैं, मतलब जो इंफॉर्मेशन जीमेल में यूज होता है, वही उसी इंफॉर्मेशन को जीमेल बेसिकली ई कॉमर्स के साथ भी शेयर करता है टू पुट आर ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को हमारे साइट पे या हमारे आईपी एड्रेस पे फ्लोट कर सके। So this is also a kind of demerit.
ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी कंटेंट को क्लिक करते हो या किसी प्रोडक्ट को क्लिक करते हो, तो उस प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद आपका इंफॉर्मेशन आप चेक करोगे कि आप फोन पे भी कर रहे हो तो भी आपके आईपी एड्रेस, जैसे कि आप सपोज करो लैपटॉप से वापस से किसी कंटेंट को ओपन कर रहे हो, किसी साइट को ओपन कर रहे हो, ठीक है, इन दैट सिचुएशन उस समय आपका इंफॉर्मेशन मतलब आपके अमेज़न का इंफॉर्मेशन कहाँ आता है, आपके उस आईपी एड्रेस पे भी फ्लोट होता है। हाँ मैम, ऐसा होता है, कुछ भी गूगल पे सर्च करेंगे तो वो सब जगह सोशल मीडिया पे भी दिखाता है हमारा। So basically these are the demerits of your e-commerce. So इसकी वजह से, अगर e-commerce की वजह से we make our life easy, अगर हम अपने लाइफ को easy बनाते हैं तो इन demerits की इसी की वजह से हम अपने प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ओके, so basically e-commerce depends on product, information, services. Okay, product, information and services, these are the three component जिस पे आपका e-commerce डिपेंड करता है ओवर योर इंटरनेट। प्रोडक्ट एज यू नो, कोई भी हार्डवेयर या कोई भी कंटेंट विच कैन इजिली कैरीड बाय यूजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज योर प्रोडक्ट। Always remember, product is always defined as a content which can easily carried by whom? The users. ठीक है, from one place to another. Whereas information, a collection of text in a proper manner, which consists of particular content or the particular data in an organized way. ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, जब किसी कंटेंट को हम ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट करते हैं तो दैट इज योर इंफॉर्मेशन, whereas services are defined as the concept actually carried the format of your luxurious life. ठीक है, now e-commerce and e-business. E-business actually e-business is a superset of e-commerce. Superset इसलिए बोला गया because e-business is always defined as a parent of e-commerce. अगर आप बिजनेस नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है बाइंग एंड सेलिंग टेक्निकली नहीं होगी। ठीक है, तो जब आप किसी बिजनेस को इनहेंस करते हो तब उसके टर्म्स में आपका ई-कॉमर्स कलेक्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो कि उसके टर्म में आपका ई-कॉमर्स मैनिपुलेट होता है। So e-business always define the behavior of your e-commerce. ठीक है, these are the goals of e-commerce. Now business cycle को शॉर्टन करता है, फास्ट करता है कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सेस को। कंज्यूमर रिस्पॉन्स को फास्ट किस बेसिस पे करता है? सिर्फ डिलीवरी करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर किसी और चीज के लिए भी? हेलो, फास्टर कंज्यूमर रिस्पॉन्स का क्या मतलब समझ रहे हो? Can anyone explain about the faster consumer response? सैयद, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। हेलो, नहीं मालूम मैम। ओके मैम, फीडबैक। एग्जैक्टली, फीडबैक। बिकॉज अगर आप किसी डिवाइस को, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई एप्लीकेशन आ रहा है और 2 दिन बाद उसी एप्लीकेशन का एक्सटेंड वर्जन आ गया या एप्लीकेशन अपडेट हो गया, टू रिमूव देयर डिमेरिट्स और टू रिमूव देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है? वो रिव्यू से पता चलता है, काइंड ऑफ फीडबैक। उसी तरह से अगर आप किसी हार्डवेयर की बात करते हो, जैसे कि किसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड की बात करते हो,
तो अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो इमीडिएटली उसके रिस्पॉन्सेस उसको अपडेट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज अगर आप अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करोगे तो कभी भी आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि पहले और अब में क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि पहले अगर आप डेटा की ही बात करो तो पहले हम कितना सोच समझ करके इंटरनेट यूज करते थे, पर आज के डेट में वही इंटरनेट आपको पर डे के बेसिस पर मिलता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस तब होता है जब आप रिस्पॉन्सेस को कवर अप करते हो, जब आप रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करते हो और उसके हिसाब से काम करते हो। तो रिस्पॉन्सेस से प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए या फिर सर्विसेज डिलीवर करने के लिए नहीं होते, वो उनके फीडबैक के लिए भी होते हैं। ठीक है। सर्विस क्वालिटी, ऑब्वियस सी बात है, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए होते हैं। रिडक्शन इन कॉस्ट, मिडिलवेयर को इसमें से रिमूव किया जाता है। मिडिलवेयर का मतलब क्या है? द पर्सन ऑलवेज इन बिटवीन योर कस्टमर एंड द कंपनी। ठीक है। वो लोग जो एक्चुअली एज एन इंटरमीडिएट होते थे उस प्रोडक्ट और कस्टमर्स के बीच में। ठीक है। तो उनकी कॉस्ट को अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट रिडक्शन होता है। सो बेसिकली एक्सक्यूज मी मैम ये स्लाइड को मैम स्लाइड शो पे कर दीजिए ना मैम, छोटा में दिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अब क्लियर है? यस मैम। वैसे क्लास के बाद, आई मीन ये टॉपिक के बाद ये स्लाइड शेयर होगा तुम लोगों के साथ। एंड दीज आर द बेनिफिट। ये क्या है? तुम्हारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से ई कॉमर्स मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर है। क्लियर है? इतने कंटेंट आपके ऑनलाइन स्टोर्स। ठीक है। ओके। ऑनलाइन स्टोर्स कभी भी टाइम वाइज काम नहीं करता, मतलब कि क्लॉक पे डिपेंड नहीं करता। आपको जब मन होता है, रात के 3 बजे मन होता है, रात के 3 बजे आप ऑर्डर बुक कर देते हो। ठीक है। डेस्टिनेशन डज नॉट मैटर, वो जितना टाइम लेता है उतने ही टाइम में आपको। सबसे बड़ी बात है कि फिजिकली और मेंटली कस्टमर्स हैरेस नहीं होते, मतलब कि उन्हें वो उतने इरिटेट नहीं होते हैं जितना इरिटेट वो फिजिकली और मैनुअली किसी शॉप पे जाकर के प्रोडक्ट लेने में हो जाते हैं। ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट। आई होप इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आस्क मी। मैम नंबर 3 रिच एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल एंटिटीज। बिना आप उस कंटेंट तक, मतलब उस प्रोडक्ट तक बिना पहुंचे हुए भी पहुंच जा रहा है। मतलब कि हम उसे फिजिकल एंटिटीज, मतलब हम वहां तक नहीं भी जा करके उस तक पहुंच पा रहे हैं। समझ में आया? जैसे कि अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है ऑनलाइन, तो आप उसके पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी आप उस तक पहुंच रहे हो ऑर्डर करने के लिए। जैसे कि अगर मैनुअली आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप वहां पे पहुंचते हो विद द फिजिकल एंटिटी। विद द फिजिकल एंटिटी मतलब जब तक आप वहां खुद नहीं जाते हो, कंटेंट पसंद नहीं करते हो, तब तक आप उसे बाय नहीं कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको कोई चीज पसंद आ रही है ऑनलाइन पे, तो आपको उसको लेने के लिए मैनुअली वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ओके। वेबसाइट लेस देन एन ओपनिंग, ऑब्वियस सी बात है, वेबसाइट बनाना ज्यादा इजी है आज के डेट में किसी भी दुकान खोलने के बजाय। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट लेस देन ओपनिंग स्टोर, ये तो सभी को पता होगा। आज के डेट में आप चेक भी करोगे तो ऑनलाइन गोडैडी वगैरह कितना लेते हैं, बहुत 3000 से 5000 एक्सेस। ठीक है, आपका वेबसाइट ओपन करने के लिए। अगर आपको होस्टिंग उनसे करवानी है, तो अगर आपको खुद से डिजाइन करना आता है तो होस्ट करवाने में आपको उतना पैसा भी नहीं लगता है, मतलब वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब पे डालने में उतना पैसा भी नहीं लगता है। आप इजिली प्रोडक्ट को ऐड और रिमूव कर सकते हो। वैराइटीज होते हैं जो कि मैनुअल स्टोर में नहीं हो सकते, किसी स्टोर में नहीं हो सकते।
जितने वैरायटीज आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं उतने वैरायटीज आपको स्टोर्स में नहीं मिल सकते। ठीक है, कस्टमर्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर पटना में कोई स्टोर है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर पटना के लोग ही उसको विजिट करेंगे। लेकिन अगर वही स्टोर ऑनलाइन है, पटना का ही किसी पर्सन ने उसे ओपन किया है, तो उसके लिए ये यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि पटना के लोग ही उसे विजिट करेंगे, कोई भी विजिट कर सकता है ना। तो ग्लोबल कस्टमर्स मिलते हैं हमें, पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है, ऑटोमेशन इंक्रीज होता है। ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमेशन अगर इंक्रीज होता है तो काम काफी फास्ट होता है। एनी अदर क्वेरी फ्रॉम द बेनिफिट? Now you can put your attendance on the chat box. Look, your name, your registration number, last 3 digit of your registration number, not the roll number. अगर किसी ने गलती किया है तो प्लीज मार्क माई वर्ड, वापस से उसको सही से करो। लास्ट 3 डिजिट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन नंबर इंस्टेड ऑफ योर रोल नंबर। ठीक है, जैसे अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट में 1 है तो 001। ठीक है, I'm going to take a quiz with you all. जाऊं मैम? नहीं, क्लास कोड शेयर करना है, उसके बाद एक क्विज होगा। क्लासरूम का क्लास कोड हम शेयर करने जा रहे हैं, पर ये क्लास कोड सेक्शन वाइज शेयर हो रहा है। चैट बॉक्स चेक कर लो तुम लोग भी। मैम हम लोग मैम पुराना वाला सब्जेक्ट मैम हटा देंगे। देख लेना, इवन एक बार ही हेड से पूछ लेना, ठीक है, अपने एचओडी से। कौन से एचओडी मैम? जो कॉलेज छोड़ दिए वो वाले? जो कॉलेज छोड़ दिए वो कैसे बताएंगे, इतना कॉमन। मैम तो अभी हमारे एचओडी कौन है? फोन करेगा तो कैसे पता है कौन है भी एचओडी मैम? अब देखो, ए की संयुक्ता मैम है और बी के नैन रंजन सर हैं। ठीक है मैम। बी के कौन है मैम? ठीक है मैम। नैन रंजन अब सर। मैम हम लोग क्लासेस का लिंक कैसे मिलेगा? आज तो सिर्फ आपका ही लिंक आया है, बाकी 2 क्लासेस का कोई आता पता नहीं है। एक और क्लास का व्हाट्सएप पे आया, चेक कर लेना ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो नहीं यार कोई।
एडमिन ऐड करेगा या कोई भी ऐड थोड़ी ना कर सकता है यार। कौन कौन एडमिन है? Wait, this is not for your personal talk. मैम आज पहले दिन ही आप इतना ले लोगे? Please note the class code of section A and B both. Remember one thing, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर सेक्शन मिसिंग होगा तो मुझे नहीं पता, हम अटेंडेंस मार्क नहीं करने वाले। Okay, these are your questions. I guess you have only 6 questions. ठीक है, 6 ही क्वेश्चन है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। The first is e-commerce is a way to buying and selling what? E-commerce. All of the above. Product, information, services, all of the above, or 1 and 2? All of the above. Okay. Next is examples of services provided by e-commerce. कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है e-commerce? बैंकिंग, लीगल एडवाइस, स्टॉक ट्रेडिंग, न्यूज़पेपर, वन टू एन और ऑल ऑफ द अबव? हम सारा नहीं, सारा सर्विसेज में नहीं आएंगे। न्यूज़पेपर इंफॉर्मेशन में आता है। Newspaper, stock trading. Only one. 1 2 3 न्यूज़पेपर भी तो ऑनलाइन मिलता है। बोलो बोलो। Ma'am, only 1, 2 and 3. 1, 3. Okay. Now the next is e-business. ई-कॉमर्स ड्रॉ द टेक्नोलॉजी। कौन से टेक्नोलॉजी को ड्रॉ करता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब समझ रहे हो ना, मैनुअल डेटा कलेक्शन को या सारे को? सारा मैनुअल डेटा कलेक्शन। मैनुअल डाटा कलेक्शन। मैनुअली तो वर्क होता ही नहीं है। ऑल आर डिपेंड्स ऑन, सारा कुछ तो ऑटोमेटेड होता है। ट्रेडिशनल भी मैनुअल ही को कहते हैं हम लोग। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले चलता था। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? ईडीआई सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होता है ये, कहीं पर भी मैनुअल का बात नहीं आता है। ओके, ई-कॉमर्स कनेक्टेड टू एम-कॉमर्स, इंटरनेट, ई बिजनेस, ऑल ऑफ द अबव। किससे कनेक्ट करता है? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। एम-कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स, which is also a part of e-commerce. Disadvantage of e-commerce: money effect, uneducating users, all of the above. 1 or 2?
All of the above. अनएडुकेटेड above. नहीं होंगे। All of the above. एग्जैक्टली बिकॉज आज के डेट में ई कॉमर्स अगर पॉपुलैरिटी रिड्यूस हो भी रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है अनएजुकेशन। ठीक है, सो ऑल ऑफ देम। आई होप आज का सेशन तुम लोगों को समझ में आया हो। यस ठीक है, मैम, थैंक यू। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.